ईरान ने जो फतह खैबर ऑपरेशन लॉन्च किया है उसने कितनी तबाही मचाई है। चिश्ती साहब, मैं इसराइल की तबाही पर ही आऊँगी। इसराइल का जो मंजरनामा, वो बड़ी कोशिश कर रहे, आयरन डोम, अनटचेबल, हमें कोई कुछ कह नहीं सकता, हमारे तक कोई मिसाइल नहीं आ सकता, सब कुछ हमास ने भी कर दिखाया, अब ईरान ने भी कर दिखाया। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और मैं आपके व्यूअर्स की आसानी के लिए बता ही देता हूं कि कितने ज्यादा वेपनाइजेशन जो उनके पेनिट्रेट लास्ट टाइम भी की थी। थर्ड जो है वो तकरीबन 23,000 किलोमीटर तक इंटरसेप्ट करने की सलाहियत रखता है, और जो जिसको ये एरोड्रोम कहते हैं वो 2300 किलोमीटर दूर तक इंटरसेप्ट करता है। ऑलमोस्ट 4 से लेके 70 किलोमीटर तक तो ऑलमोस्ट इनका जो आयरन डोम है वो कर लेता है। डेविड स्लिंग ऑलमोस्ट इनका जो है वो 300 किलोमीटर तक करता है। तो इतने ज्यादा इनके पेनिट्रेशन के जो इन्होंने डिफेंसेस लगाए हुए थे वो लास्ट टाइम भी ब्रीच हो गए थे, और वो भरम टूट गया था। मेरे लिए भी एज अ हैरान था, मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ एयर पावर या मिलिट्री स्ट्रैटेजी, कि किस तरीके से जो उन्होंने ऑलमोस्ट $265 बिलियन अमेरिका से लिए पिछले 78 सालों में, जब से मार्ज़ वजूद में आया है इसराइल, 260 बिलियन लेकर हार्ड नंबर 1 अमेरिकन सिस्टम है डिफेंस, सारे के सारे नंबर टॉप ऑफ द, फिर भी ब्रीच हो गया। तो ये जो पिछली दफा जो मिथ टूटी थी मेरे लिए, वो ईरान की नहीं टूटी थी, क्योंकि ईरान के पास तो खोने को था ही कुछ नहीं, वो इजराइल की टूटी थी। हम सब समझ रहे थे, और सारे डिफेंस एनालिस्ट भी और जो भी रिसर्चर होंगे जानते होंगे कि ईरान के तरफ से तो ब्रीच किया ही नहीं जा सकता इजराइल को, लेकिन चाहे वो 10% ब्रीच किया या 20% किया, एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने उनके आइजर वाइजमैन इंस्टीट्यूट को हिट किया। मैं पूछना चाहूंगी कि अभी क्या आप बता सकते हैं कि ईरान ने कौन से जो बैलिस्टिक मिसाइल और वो उसकी रेंज के हवाले से वो कितनी अंदर जाकर तबाही मचा सकते हैं, क्योंकि कुछ आइडिया हमें भी हो जाए कि भाई इस टाइम इसराइल में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईरान ही परेशान है, इसराइल भी बहुत परेशान है। देखिए, इजराइल के लोगों को तो मिस फिजा आज तक पता ही नहीं था पिछले 78 सालों में कि उनके अंदर स्ट्राइक कैसे हो सकती है, उन तक कोई कैसे पहुंच सकता है। उनको नहीं पता था कि राशन कैसे स्टॉक करना है, उनको नहीं पता था बंकर में रात को सोना कैसा होता है। वो तो गजा के लोगों के लिए था, वो तो दूसरे मुल्कों के लोगों के लिए रखा हुआ था कि जब हिट बैक करते हैं। तो पिछली दफा आपने नोट किया होगा, बहुत ज्यादा मुजाहरे शुरू हो गए थे तल अवीव में भी इस जंग के खिलाफ, क्योंकि लोगों को तो इस आदत ही नहीं थी इनसिक्योरिटी में रहने की। वो तो समझते थे दुनिया में अगर कोई सबसे सिक्योर मुल्क है तो वो हमारा है। तो ईरान ने पेनिट्रेट किया था। अभी भी इनकी कैपेबिलिटी मेरे नॉलेज में है कि इन्होंने कुछ क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल लिए हैं, जिनकी बहुत वो हाइपरसोनिक है, बुनियादी तौर पर मार्क 5 और 6 पर चलते हैं, जिसका मतलब है आवाज की रफ्तार से 5-6 गुना ज्यादा, जिसका मतलब है तकरीबन 7,000 किलोमीटर दूर की स्पीड से चलते हैं। तो उनको इंटरसेप्ट करना बड़ा मुश्किल है। एक और बात मैं ऐड करता जाऊं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो लास्ट टाइम ईरान ने बहुत अच्छी एक स्ट्रैटेजी और भी प्ले की थी, आउटस्मार्ट किया था उन्होंने इजराइल के डिफेंस को इस तरीके से कि उन्होंने अपने बड़े रिलेटिवली इनएक्यूरेट मिसाइल्स वहां भेजे थे। तो जाहिर है इजराइल ने ये समझा कि ये सबसे लीथल हैं, सबसे डिस्ट्रक्टिव हैं, तो उन्होंने अपने सारे से सारे जो मिसाइल सिस्टम थे जो सबसे पोटेंट थे उनके, वो इन पर लगा दिए थे और बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट कर दिया जब तक उन्होंने अपना सारे का सारा वेपनाइजेशन। तो उनको रियलाइज हुआ कि अब ईरान के पास जो स्टैक पीछे बैक स्टॉक में बहुत कुछ और अवेलेबल है, जिसकी वजह से उन्होंने फिर अमेरिका को उन्होंने डाला था। ओके, उनको लगा था कि अगर अब ज्यादा एक्यूरेट मिसाइल्स और वेपन आ गए तो शायद इनके बंकर्स और हेडक्वार्टर्स और बहुत सारी और चीजें ना बचे, जिसकी वजह से ये सीज फायर हुई थी। तो आई थिंक पिछले चंद महीनों में तो इन्होंने बहुत ज्यादा और अपग्रेड किया अपने वेपन्स को। अब देखना ये है कि कितना ज्यादा, खास तौर पर चाइना ने कितने मिसाइल दिए हैं और कितनी एक्यूरेसी से ये हिट बैक करने की पोजीशन रखते हैं। लेट्स सी। अब हमारी दुआ तो यही है कि ना ही ये जंग लंबी हो, अगर लंबी हो तो फिर पूरी सपोर्ट हमारी भी ईरानी भाइयों के साथ ही है। बट साहब, मैं स्पेशली जैसे मैंने इसराइल का पूछा चिश्ती साहब से, आप मुझे ये बताएं कि जो मशरिक़ वस्ता के अंदर अमेरिकन एयर बेसिस पर अटैक हो रहा है, जैसे कौन कौन से, चिश्ती साहब ने बताया कि जॉर्डन में पता नहीं कितने किस्म के उन्होंने एयरक्राफ्ट अमेरिका ने लाकर खड़े कर दिया। अब बहरीन में या फिर उसमें सऊदी अरब में, कतर में क्या नुकसान अभी तक सामने आ रहा है एयर बेसिस पे? देखिए फ़िज़ा, ईरान के मशरिक़ वस्ता में कायम जो अमरीकी फ़ौजी अड्डे हैं, अब उन पर जवाबी हमले अमेरिका ने किया, अब ईरान ने भी हमले शुरू कर दिए। आप ज़रा गौर करेंगी तो बहरीन है, कतर है, सऊदी अरब है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, उर्दन है, इराक, शाम और मिस्र समेत दीगर ममालिक में अमरीकी फ़ौजी बेसिस कैंप मौजूद है। मिसाल के तौर पर अगर आप कतर की बात कर लें तो तकरीबन 10,000 से ज़ायद तो वहाँ पर अमरीकी फ़ौजी तैनात है। इसके साथ साथ अगर आप गौर करेंगी तो शुमाली इराक में कुर्दिस्तान में इनका बेस कैंप है। सऊदी अरब में वाइट हाउस के एक ख़त के मुताबिक, मैं उसको कोट करूंगा, जिसके मुताबिक 2321 अमरीकी फ़ौजी तैनात तो वहाँ पर है। अम्मान से तकरीबन 100 किलोमीटर आगे जाएंगी तो मशरिक़ वस्ता में इनका 232वां एयर
विंग तैनात है। अब सवाल ये है कि जब पूरे मशरक़ वस्ता में इस तरह आपको तादाद नज़र आएगी, एयर बेस नज़र आएगी, तो दो बातें हैं। पहली बात जो आपने की है तेल अवीव की, इसराइल की, वहाँ तो पड़ गए हैं फसाद और रोने पड़ गए हैं। बहुत सारी खबरें जो हैं वो नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? मीडिया पर नहीं आ रही, उनको छुपाया जा रहा है। ये जितने इंटरनेशनल चैनल्स होते थे, अखबारात होते थे, सबको सब सूंघ गया है। अब ये नहीं बोल रहे। क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि इनको पता है कि अफरा तफरी जिस तरह इसराइल में फैल गई है, जिस तरह ईरान खड़ा हो गया, और पाकिस्तान ने खुल के अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो मजम्मत की है कि ये अच्छा काम नहीं है जो अमेरिका ने किया है। मतलब कि हम कुछ छुप कर नहीं खड़े हुए कि हम न्यूट्रल हो गए। हमने वाज़ेह तौर पर, इसहाक़ ने तो वाज़ेह तौर पर यह फ़िक्रा कह दिया है। अब सवाल यह है कि जब ऐसे हालात होंगे, इस तरह की बातें सामने आएंगी, तो फिर आपको एक लम्हा फ़िक्री है पूरे मुस्लिम उम्मा के लिए कि अब ये पूरे खित्ते में मैं समझता हूँ जंग फैल सकती है। लेकिन आपकी इजाज़त से फैसल शाह साहब जो समुंदर के बादशाह हैं, और उन्होंने बात बहुत बड़ी कर दी थी कि छोटी बोट्स जो ईरान की हैं और उनके ऊपर रॉकेट लॉन्चर लगे हुए हैं, वो अमेरिका के बड़े जहाज़ों को पाश पाश कर सकती है। शाह जी काइंडली हमें ये समझा दें, अमेरिका ने तो ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि बहरिया को तबाह कर देंगे। जी जी, आप कह रहे हैं कि छोटी आबदोज़ें हैं, उन पर रॉकेट लॉन्चर लगे हैं, मिसाइल। ज़रा कंपैरिजन कीजिए कि बड़े जहाज़ अमेरिका के आगे, ईरान की छोटी किश्तियां निकल आई बाहर। अब फिर मंजरनामा इस वक्त वहां क्या होगा जहाज़ों का? शाह जी। जी जी शहजाद साहब, बात यह है कि देखिए, ईरान के पास मैंने बताया कि दो किस्म की नेवीज हैं। एक उनकी रेगुलर नेवी है जिसको अर्तिश नेवी कहा जाता है। वो उसके पास बड़े प्लेटफॉर्म्स और जहाज, सबमरीन्स, जिस तरह की एक नॉर्मल नेवी में, जैसे हमारी नेवी में चीजें हैं, उस तरह की होती हैं। और वो पर्शियन गल्फ या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ या गल्फ ऑफ ओमान से बाहर ऑपरेट करते हैं। ज्यादातर अरेबियन सी में, बहरे अरब में ऑपरेट करते हैं, जहां पे इस वक्त अमेरिकन नेवी भी खड़ी हुई। दूसरी नेवी उनके पास है पासदारान इंकलाब की, जो कि ये छोटी बोट्स पे मुश्तमिल है और रिमोट कंट्रोल बोट्स पे मुश्तमिल है, और ऐसी बोट्स पे मुश्तमिल है जो कि खुद कुछ हमला कर सकती हैं जाके। उन बोट्स ये जो बोट्स हैं, ये सारी पर्शियन गल्फ में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, गल्फ ऑफ ओमान में, इन जगहों पे मौजूद रहती हैं। क्योंकि ये छोटी बोट्स हैं तो ये बड़े समंदर में नहीं जा सकती, वहां पे ये ज्यादा कारगर नहीं होती, इनकी जो स्टेबिलिटी है वो भी वहां पे कायम नहीं रह सकती। तो ये इन पानियों में रहती हैं, जिन पानियों का मैंने पहले जिक्र किया था कि इनको महदूद पानी कहा जाता है, बिकॉज ये अपनी गहराई में और लंबाई चौड़ाई में महदूद होते हैं। तो यहाँ पे ये ऑपरेट करती हैं। अब सिनेरियो क्या है? सिनेरियो ये है कि अमेरिकन नेवी बहरे अरब में खड़ी हुई है तैयार, और वो अगर इन महदूद पानियों में आने की कोशिश करती है तो यहाँ पे ये छोटी बोट्स मौजूद हैं जो कि उनको बआसानी निशाना बना सकती हैं।